हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस लेक्चर में बेसिकली बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट के बारे में, नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में, और जिसे 2019 में संशोधित किया गया है, जिसे सीएए भी कहते हैं, और इसके संबंध में बहुत से प्रोटेस्ट हुए हैं। तो आज हम इस लेक्चर में सभी कानूनी परिप्रेक्ष्यों को, सभी कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे कि नागरिकता क्या है, क्या आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप नहीं हैं तो आपको नागरिकता कैसे प्राप्त करनी है, या आपकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है। कोई भारत में अवैध तरीके से घुस गया है, अवैध प्रवासी है, तो कितने सालों के बाद भारत का नागरिक बन जाता है, या भारतीय मूल का व्यक्ति क्या होता है, या इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि यह कैसे स्पष्ट होगा किसी व्यक्ति के संबंध में कि हाँ यह भारतीय नागरिक है या नहीं है। तो इसके संबंध में जितने भी कानूनी थ्योरी हैं, कानूनी सिद्धांत है, धाराएं हैं, या जो नागरिकता अधिनियम है जो 2019 में संशोधित किया गया है, हम उस अधिनियम को बेसिकली पूरा लेकर चलेंगे। इसके साथ ही मैं आपको संविधान की इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं, जो अनुच्छेद 5 से 11 हैं, उसके संबंध में बताऊंगा। और अंत में जो मैं एक प्रक्रिया प्रोसीजर बताऊंगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन वह सभी एलिजिबिलिटी रखता है, सभी अर्हताएं रखता है, तो कैसे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सशक्त हो कानूनी रूप से, और आप अगर देश के सच्चे नागरिक हैं या एक सच्चे भारतीय हैं, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना, आपको इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। क्योंकि एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह उसके देश के बारे में जाने, उसके देश के संबंध में उसके जो कर्तव्य हैं उनके बारे में वह जागरूक हो, सशक्त हो। अगर कोई विदेशी भारत में घुसे तो उसके संबंध में उसे पता होना चाहिए कि इससे उसको कैसे खतरा हो सकता है, या एक नागरिक क्या होता है, उसके अधिकार क्या होते हैं, ये सब उसे एक सच्चे देशभक्त को जो पता होने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक सच्चे देशभक्त हैं और इस लेक्चर को जो पूरा देखेंगे। बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको एक ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा, एक ऐसे एनिमेटेड तरीके से पढ़ाऊंगा कि कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। एक लैम में पूरा लेक्चर चलेगा, जैसे नदी बहती है वैसे ही ये पूरी वीडियो चलेगी। कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ दिमाग पर प्रेशर नहीं आएगा, बस चुटकियों में मैं जो है आपको नागरिकता अधिनियम समझा दूंगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं नागरिकता पर, सिटीजनशिप पर। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप यानी नागरिकता पर। और इसके संबंध में जो नागरिकता अधिनियम है, सिटीजनशिप एक्ट है 1955, और जिसे कई बार संशोधित किया गया है, लेकिन लास्ट अब 2019 में संशोधन किया गया है। तो नागरिकता अधिनियम, नागरिकता एक्ट 1955, या जिसे 2019 में संशोधित किया गया है, इसके संबंध में इसे मैं आपको जो बेसिकली आज पूरा पढ़ा दूंगा। और इसके बाद आप किसी से भी, किसी अच्छे वकील से इसके ऊपर बहस करने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा संवैधानिक प्रोविजनों के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस एक्ट की धाराओं के बारे में, इस एक्ट को कवर करेंगे। उसके बाद मैं प्रोसीजर बताऊंगा कि मान लीजिए नागरिक नहीं है तो उसे कैसे नागरिकता प्राप्त करनी है। ठीक है, तो नागरिकता है क्या, नागरिक है क्या, सिटीजन है क्या। सिटीजन का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति उस देश का स्थायी निवासी है और वहां से जो है स्टेट से उसके अधिकार उत्पन्न होते हैं, स्टेट के प्रति उसके कर्तव्य उत्पन्न होते हैं। स्टेट से वह एक तरीके से स्टेट के ऊपर दावा ठोक सकता है, यानी सरकार के ऊपर केस कर सकता है, वाद ला सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार हनन होता है। यानी नागरिक, सिटीजन एक तरीके से क्या हो जाता है, उस देश का स्थायी निवासी हो जाता है, और वह सरकार के ऊपर दावा ला सकता है, केस ला सकता है। उसको मत देने का अधिकार होता है, मताधिकार उसको मिल जाता है। और मताधिकार का अर्थ है कि वह लोकतंत्र का एक तरीके से संचालक हो जाता है। वह सरकार को गिरा सकता है, वह सरकार को ला सकता है अपने मत के जरिए, और राज्य के प्रति उसके दायित्व कर्तव्य उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक नागरिक का तात्पर्य यह होता है। संवैधानिक स्थिति में बताऊं तो इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में बताया गया है। बेसिकली जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस टाइम पर कई नियम बनाए गए थे कि कोई वहां से आता है और यहाँ से जाता है तो उसके संबंध में क्या स्थिति रहेगी, किसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो बेसिकली जो 5 से धारा, जो अनुच्छेद है संविधान में 5 से 10 तक है, बेसिकली इसी संबंध में बताता है कि कोई व्यक्ति इस दिन के बाद, जैसे 15 अगस्त 1947 के बाद कोई पाकिस्तान चला गया है तो भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, या वहां से आ गया है तो फिर वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इस संबंध में बेसिकली यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके 5 से 10 तक दिए गए हैं। उस टाइम पर संविधान जब निर्माण किया जा रहा था
तो इसके संबंध में उसी टाइम प्रोविजन डाल दिए गए थे। और एक इस संविधान निक अनुच्छेद है जिसे खुला छोड़ देगा। कहने का तात्पर्य कि अनुच्छेद 11 ऐसा है जिसमें संसद को शक्ति दी गई है कि संसद इसके संबंध में, नागरिकता के नियमन के संबंध में, यानी किसे भारतीय नागरिक माना जाएगा, कैसी नागरिकता छीनी जाएगी, कैसी नागरिकता दी जाएगी, क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रक्रिया होगी, इस संबंध में संसद कानून बना सकती है और उसे अपडेट कर सकती है। तो वह शक्ति दी गई है अनुच्छेद 11 में संसद को। जैसे अब 2019 में संसद ने अमेंडमेंट लाया इसमें, नागरिकता अधिनियम में, और कुछ विशेष वर्ग, कुछ समुदाय को एक तरीके से नागरिकता लेने के लिए आसान प्रक्रिया दी, उनको आसान उनके लिए शर्तें रखी। तो वह शक्ति जो है संविधान में संसद को दी गई है अनुच्छेद 11 के तहत। तो एक तरीके से संविधान ने सशक्त किया है संसद को यह एक्ट लाने के लिए। उस समय एक्ट 1955 में लाया गया था, उसके बाद इसमें कई संशोधन हुए लगातार। 2003 में संशोधन मुख्य है, एक 2019 में मुख्य संशोधन है। तो अब चलते हैं हम नागरिकता अधिनियम के ऊपर। मैंने इसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बता दिया है। अब आते हैं नागरिकता अधिनियम पे। नागरिकता अधिनियम की धारा 2 बेसिकली इसके परिभाषाओं से संबंधित है। परिभाषाओं का तात्पर्य यह है कि किसे नागरिक माना जाएगा, कौन भारतीय मूल का होगा, कौन अप्राप्तव्य होगा, यानी जो 18 वर्ष से नीचे का बच्चा है उसे अप्राप्तव्य कहा गया है। तो इसमें जितने भी डेफिनेशन है समझ लीजिए, जैसे मैं कहूँ भारतीय मूल का, भारतीय मूल से यहाँ पर तात्पर्य हो गया कि कोई व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को और पूरा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इन 2 डेट को जो व्यक्ति भारतीय नागरिक बनने के योग्य था, एलिजिबिलिटी रखता था, और उस समय उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, पहली बात तो, यानी वही योग्यता यहाँ पर रखता था इस दिन। या कह सकते हैं कि कोई आज ऐसा व्यक्ति है जो इस समय जो संविधान लागू हुआ था इस देश का नागरिक था, उसके माता पिता इस देश के नागरिक थे। यानी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए 26 नवंबर या 26 जनवरी 1950 का देश का नागरिक था, ये ए है, इस समय यह है भारत का नागरिक था। इसके मान लीजिए बच्चे हैं, इसके बच्चे हो गए, ठीक है, इसके बच्चे के फिर बेटा हो गया, यानी इसके दोहता हो गया, ठीक है। इसी तरह का इसकी लड़की ले लीजिए, इसकी लड़की का फिर लड़का हो गया, यानी सॉरी यहाँ पर पोता आएगा, पोतर, यहाँ पर दोहता आएगा, ठीक है। तो दोहता हो गया या परपोता हो गया। तो ये सभी जो लोग हैं, या परदोहती होगी, ये सभी लोग हैं, ये भारतीय मूल के व्यक्ति माने जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए है जो जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन योग्यताएं थी कि वह भारत का नागरिक बन सकता था, या उनके वंशज जो थे वो भारत के नागरिक थे, यानी ए का पिताजी स्वतंत्र भारत से पहले जो भारत था उसमें पैदा हुआ था, और जो ए है योग्यता रखता था 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने का। तो अब जो उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे के जो उसका बेटा यानी उसका परपोता है या उसका दोहता है, वो सभी भारतीय मूल के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। भारतीय मूल के निवासी माने जाएंगे, भारतीय मूल के निवासी व्यक्ति माने जाएंगे, भारत मूल के व्यक्ति माने जाएंगे। तो इस संबंध में धारा 2 जो बेसिकली परिभाषाओं के संबंध में है, इसके संबंध में बताया गया कि कौन प्राधिकरण इसके लिए सशक्त है, कौन इसके संबंध में कार्रवाई करेगा, प्रोसीजर क्या होगा, ये चीजें बेसिकली धारा 2 में बताई गई, कोई ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं धारा 3 पर। इस एक्ट की धारा 3 बेसिकली कहती है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। देखिए, जो व्यक्ति 1 जुलाई 1987 की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, वो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक हो गया है, ठीक है। यानी जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ भारत का नागरिक है। लेकिन जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है, उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए क्या कंडीशन है कि उसके माता पिता में से दोनों भारतीय होने चाहिए, यानी भारतीय नागरिक होने चाहिए, और उनमें से उनके माता पिता में से कोई भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी अगर उसके माता पिता में से कोई है तो उसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी जिसका जन्म मान लीजिए 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है तो उनके दोनों माता पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए। इसमें कंडीशन दी गई धारा 3 में। अब हम आते हैं बेसिकली इससे अगली धारा में, और इसके अगली धारा है बेसिकली वंश के आधार पर नागरिकता के बारे में बात करती है। धारा 4 बोलती है वंश के आधार पर, वंश क्रम के आधार पर नागरिकता। यानी मान लीजिए, ये मैंने आपको बताया अभी परिभाषाओं के संबंध में, जो मैंने आपके भारतीय मूल का व्यक्ति बताया। मान लीजिए परपोता आया है आप, और वह बोलता है कि मुझे भारतीय नागरिकता चाहिए, वह आवेदन करता है भारतीय नागरिकता के लिए, ठीक है। तो उसके संबंध में भी धारा 4 बताती है कि ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। यानी जिसके माता पिता या दादा दादी, नाना नानी जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के नागरिक बनने की योग्यताएं रखते थे, वह व्यक्ति आज
जो है भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, वह भारतीय मूल के व्यक्ति के संबंध में आता है, भारतीय मूल के व्यक्ति की श्रेणी में आता है। तो वंशानुक्रम के आधार पर धारा 4 बोलती है कि नागरिकता प्रदान की जा सकती है। और ऐसे व्यक्ति का जो यह कहेगा कि मुझे नागरिकता वंशानुक्रम के आधार पर, यह जरूरी है कि उसका रजिस्ट्रेशन जो हो वह संबंधित दूतावास में होना चाहिए। जैसे वह व्यक्ति अब प्रेजेंटली मैं कहूँ यूएसए में रह रहा है या ब्रिटेन में रह रहा है, तो उस वहाँ पर जो भारत के दूतावास हैं, जो उच्चायुक्त हैं, वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन जन्म के 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए उस व्यक्ति का, जो आज यह कह रहा है कि मैं भारतीय मूल का व्यक्ति हूँ और मुझे नागरिकता दो। तो उसका जन्म के 1 साल के अंदर उस दूतावास में, संबंधित दूतावास में जो वहाँ पर भारत के हैं, जिस देश में वह रह रहा है, वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो इसमें धारा 4 में बेसिकली शर्तें बताई गई। धारा 4 होगी। अब हम बेसिकली आगे चलते हैं कि पंजीकरण के संबंध में, ठीक है, धारा 5 पर आते हैं। धारा 5 बोलती है पंजीकरण के संबंध में। पंजीकरण का तात्पर्य है कि रजिस्ट्रेशन करवाना है। कोई नागरिक है, अगर वह चाहता है कि रजिस्ट्रेशन करवाए, जैसे मैंने भारतीय मूल का व्यक्ति है, यह चाहता है कि रजिस्ट्रेशन करवाए, तो इसमें बेसिकली शर्तें हैं कि 7 साल निवास होना चाहिए। 7 साल निवास में क्या हो गया कि 8 में से 6 साल तो उसको भारत में रहना ही चाहिए। यानी 8 में से अगर पिछले 8 साल का टाइम पीरियड ले, जैसे मैं आप 2025 चल रही है और पिछले 8 साल का टाइम पीरियड लूँ, यानी 2017 से 2025 के बीच में उस व्यक्ति को 6 साल भारत में रहना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी शर्त है कि लगातार 12 माह उसको भारत में रहना चाहिए। यानी अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति नागरिकता चाहता है, तो जैसे 2016 से ले और 2025 तक ले, तो जो 2016 से 2024 तक उसे 6 साल लगातार रहना चाहिए, और 2024 से 2025 तक उसे लगातार 12 महीने भारत में रहना चाहिए। पहली जो शर्त है यह है, अगर वह यह पूरी करता है तो वह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकता है, अगर वह भारतीय मूल का व्यक्ति है। दूसरा कौन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकता है? जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी संतान है, ठीक है, कोई नागरिक है जिसने अभी नागरिकता छोड़ दी है और उसकी जो संतान, उसके जो बच्चे हैं, वे भारत में पैदा हुए थे। तो कोई व्यक्ति अगर नागरिकता छोड़ता है तो उसके व्यक्ति अगर 18 वर्ष से कम की उम्र रखते हैं तो उनकी नागरिकता भी समाप्त हो जाती है, लेकिन 18 वर्ष के बाद वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। और शर्तें देखी जाएंगी कि अगर वह ऐसे व्यक्ति की संतान है जो भारत का नागरिक था, स्वतंत्र भारत का नागरिक था, तो उसको यहाँ रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब आते हैं संतान के बाद कोई विवाहित व्यक्ति, यानी कोई ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेता है जो भारत का नागरिक नहीं है, और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेता है जो भारत का नागरिक है, ठीक है, तो उसके संबंध में नागरिकता के लिए वो पंजीकरण करवा सकता है। दूसरी बात है कि कोई ओवरसीज सिटीजन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन का प्रोविजन जो 2003 में संशोधन के द्वारा किया गया था, पहले ये प्रोविजन नहीं था। ओवरसीज सिटीजन का मतलब है कि वह निवास के लिए भारत में आ सकता है, उसको एक कार्ड प्रदान कर दिया जाएगा। जैसे जो भी भारतीय मूल का व्यक्ति है, मैंने बताया भारतीय मूल का व्यक्ति कौन है, वह उसको ओवरसीज सिटीजनशिप के लिए वह आवेदन कर सकता है, उसको यह कार्ड प्रदान कर दिया जाएगा। वो भारत में आ सकता है, रह सकता है और अपना व्यवसाय कर सकता है। उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कोई काम वह नहीं कर सकता, वो हम अगली धारा में देखेंगे जब इसका स्पेशली प्रोविजन आएगा, उसमें देखेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए बताया कि पंजीकरण कौन कौन करवा सकता है। निवास वाला बता दिया, कितने निवास करना पड़ेगा, संतान होगी, विवाहित के संबंध में बता दिया, ओवरसीज सिटीजनशिप के संबंध में बता दिया। अब हम चलते हैं अगली धारा में। एक बार थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ, इस साइड से कर देता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी ही जानकारी लेकर आता हूँ जो दिन प्रतिदिन के बेसिकली कानूनी ज्ञान से संबंधित होती है। अब हम आते हैं बेसिकली धारा 6 पे। धारा 6 है प्राकृतिकरण के संबंध में, ठीक है। धारा 6 है बेसिकली प्राकृतिकरण के संबंध में। प्राकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन या देशीयकरण कह सकते हैं आप, देशीयकरण के संबंध में। यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत में निवास कर रहा है, पिछले 14 साल में से उसको भारत में जो 11 साल निवास करते हुए हो गए हैं, ठीक है, और वह पिछले 12 माह से लगातार भारत में निवास कर रहा है। तो प्राकृतिक रूप से आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसको भारतीय नागरिकता की एक तरीके से आप कह सकते हैं उसे भारतीय नागरिक मान लेना चाहिए, या उसे भारतीय नागरिक का स्टेटस दे देना चाहिए। कोई व्यक्ति लगातार हो गई 11 साल हो गई, 14 साल में से 11 साल का टाइम पीरियड हो गया। यानी अगर हम आज से 14 साल पीछे जाएं, जैसे 2011 से कोई व्यक्ति 2024 तक लगातार 14 साल में, इनमें से इस टाइम पीरियड में से 11 साल भारत में रहा है
और 2024 से 2025 तक लगातार 12 महीने हो गए उसके रहते हुए, तो वह इस धारा के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, जो मैंने बताया धारा 5 में। ठीक है। दूसरी बात कह सकते हैं कि इसमें जो प्रोविजन जोड़ा गया है, अब 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें यह प्रोविजन जोड़ा गया है कि जो बेसिकली 5 देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान हो गया, इनसे जो देश जो लोग हैं, जो विशेष समुदाय के लोग हैं, जैसे हिंदू हो गए, ठीक है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, तो ये जो मैंने 6 कैटेगरी बताई है, इन 6 कैटेगरी से कोई व्यक्ति इन पड़ोसी देशों से आता है तो उसके लिए यह शर्त नहीं है, उसके लिए 14 साल में से 11 साल या कह सकते 12 यानी 12 साल की शर्त नहीं है, वह सिर्फ 5 साल से अगर भारत में रह रहा हो तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, अगर वह इन समुदाय से, इन संबंधित समुदाय से, यानी अगर उसे 5 साल हो गए रहते हुए, यानी जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आया हो, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो व्यक्ति इन समुदायों से भारत में आया है उसे नागरिकता की स्टेटस दे दिया जाएगा। वो आवेदन की प्रक्रिया मैं बाद में बताऊंगा। तो वह अमेंडमेंट 2019 में हुआ था, इसके जरिए ये जो प्रोविजन बताया मैंने ये जोड़ा गया, ये डाला गया है। अब हम आते हैं धारा 6 में। धारा 6 बेसिकली बोलती है कि असम प्रवासी के संबंध में है, यह संशोधन के जरिए धारा 6 डाली गई थी कि जो 1966 से पहले, 1965-66 से पहले जो व्यक्ति असम में प्रवेश कर गए हैं उन्हें भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा, और जो 1965 और 1971 के बीच असम में आए हैं उन्हें 10 साल के बाद नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये धारा बेसिकली 6 जोड़ी गई थी, संशोधन के द्वारा कोई समझौता हुआ था उसके संबंध में जोड़ी गई थी, और धारा 6 भी जोड़ी गई है अब 2019 के संशोधन द्वारा, और धारा 6 भी ये मैंने आपको बता दी। यह एग्जैक्ट शब्द बेयर एक्ट में आपको नहीं देखने को मिलेंगे जो मैंने बताए हैं, बेसिकली ये एग्जैक्ट शब्द आपको नहीं मिलेंगे। उसमें बोला गया है कि धारा 2 के अधीन रहते हुए उसमें एक तरीके से कानूनी भाषा का प्रयोग किया गया, जटिल भाषा का प्रयोग किया गया, तो आपको समझने में कठिनाई होगी, और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ कि सिंप्लीफाइड तरीके से आपको चीज़ों को समझा दूँ। तो धारा 6 बी में बेसिकली ये चीज़ जोड़ी गई है, धारा 6 हो गई। आप कन्फ्यूज हो सकते हैं धारा 6 और धारा 5 में, 7 साल वाले इसमें और इसमें, लेकिन आप बने रहिए, जुड़े रहिए। मेरा यह दायित्व है कि मैं आपको अंत तक इस चीज़ को क्लियर करवाऊँ और मैं करवा दूंगा। पहले हम एक फ्लो में लेक्चर को लेकर चलते हैं, चीज़ें जो है एक के ऊपर एक चलती जाएंगी, समझ आती जाएगी आपको, फिर अंत में आपको ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब हम बेसिकली अगली धारा पर चलते हैं, और अगली धारा हमारी है धारा 7। धारा 7 बेसिकली है, धारा 7 है, मान लीजिए हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं, हम पाकिस्तान के किसी हिस्से को कब्जा कर लेते हैं। जैसे अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मान लीजिए हमारी सेनाएं, हमारी बहादुर सेनाएं पाकिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा कर लेती, उसके किसी इलाके पर कब्जा कर लेती, और हम उसे जो अनुच्छेद 1 से 3, 1 से 4 के अंतर्गत अपना एक नया राज्य बना लेते, तो उस हिस्से के जितने भी लोग होते, जितने पाकिस्तानी होते, वो ऑटोमेटिक भारतीय नागरिक बन जाते। यह धारा इस संबंध में बताती है कि यानी हम किसी क्षेत्र को मर्ज करते हैं, इसको सम्मिलित करते हैं अपने भारत में, तो वह ऑटोमेटिक उस देश के, जो उस इलाके के जितने भी व्यक्ति होंगे वह भारतीय नागरिक हो जाएंगे। ठीक है। तो धारा 7 इसके संबंध में होगी। मैंने नागरिकता के संबंध में बता दी कौन कौन नागरिक माना जाएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अब हम बेसिकली आते हैं नागरिकता के त्याग के बारे में, कि मान लीजिए आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी कि पिछले कुछ दिनों में कई लाख भारतीयों ने, लगभग 15-20 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है पिछले साल में। शायद ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा तो याद नहीं है, लेकिन 15-20 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता त्याग दी है। तो उसके संबंध में धारा 8 बोलती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैश्विक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता त्याग सकता है। कैसी त्याग सकता है? जैसे हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, यानी आप चाहे तो भारत के नागरिक हो जाइए, चाहे दूसरे देश के नागरिक हो जाइए। अब किसी को दूसरे देश की नागरिकता मिल गई है तो उसको जैसी वह नागरिकता मिली वह ऑटोमेटिक जो भारत का नागरिक नहीं रहा, उसने अपनी नागरिकता स्वेच्छा से त्याग दी। तो धारा 8 बेसिकली बोलती है, अब जैसे उसके बच्चे हैं, उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो उनकी नागरिकता भी अपने आप समाप्त हो जाती है, लेकिन जब वो 18 वर्ष से ज़्यादा के होंगे तो फिर आवेदन कर सकते हैं। जैसे मैंने धारा 5 में बताया, पंजीकरण वाली जो उसमें बताया कि वह फिर आवेदन कर सकते हैं। धारा 8 बेसिकली होगी। अब हम धारा 9 पर आते हैं। धारा 9 कहती है कि भारत में एकल नागरिकता होगी। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि
देशों का नागरिक कोई व्यक्ति एक साथ नहीं हो सकता। या तो भारत का नागरिक रह लीजिए या फिर उस देश के नागरिक बन जाइए, एक साथ आप दो देशों के नागरिक नहीं रह सकते। धारा 10 बेसिकली बोलती है वंचितीकरण के संबंध में, यानी कब सरकार जो है, कब राज्य जो है व्यक्ति की नागरिकता को छीन सकता है। वो कौन से ऐसे तथ्य हैं या वो कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी घटनाएं हैं, अगर वो हो जाती है तो उस व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अब आप अनुमान लगाइए क्या क्या ऐसी बातें हैं जिससे व्यक्ति को नागरिकता छीनी जा सकती। जैसे कोई व्यक्ति युद्ध हो रहा है, जैसे हमारा मान लीजिए पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, अब इस समय जो है इस दौरान हमें कुछ ऐसी न्यूज आई, कुछ ऐसी चीजें पता चली कि कई ऐसे लोग थे जो भारत की जासूसी कर रहे थे, जो भारत में रहकर वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी को सूचनाएं दे रहे थे, जो हमारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन वो प्रदान कर रहे थे। तो ऐसी चीजें जो हैं देश के हित के जो प्रतिकूल है, देश की अखंडता के प्रतिकूल है, देश की सुरक्षा को खतरा में डालने वाली है, तो ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे काम करता है उसकी नागरिकता सरकार द्वारा छीनी जा सकती है, कह सकते हैं आप। या फिर वह धोखाधड़ी करता है, या फिर कह सकते हैं आपकी उसने जो अपनी नागरिकता प्राप्त की है वह छल से प्राप्त की है, यानी उसने जो फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, फर्जी चीजें सबमिट की हैं, उसके आधार पर उसने नागरिकता प्राप्त की है, तब भी सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। तो धारा 10 के अंतर्गत है वंचितीकरण के संबंध में, यानी कब व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं धारा 11 से 17 पर। धारा 11 से 17 बेसिकली है, धारा 11 से 17 बेसिकली प्रक्रिया के बारे में। प्रक्रिया क्या है कि नागरिकता के संबंध में कौन से अभिकरण को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, या आप कह सकते हैं कि उस अभिकरण के संबंध में क्या प्रक्रिया सरकार अपनाएगी, वह अभिकरण किस प्रक्रिया को अपनाएगा। ऐसी ऐसी जो है टेक्निकल बातें हैं जिनका आपके दिन प्रतिदिन के कानूनी ज्ञान के लेन देन से कोई ज्यादा संबंध नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको ज्यादा कोई महत्व नहीं दिया। एक धारा 14A है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके संबंध में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं धारा 14 क्या बोलती है। ठीक है, धारा 14 क्या बोलती है, देखिए धारा 14 जो क्या है वह बोलती है, जो 14A है वह बोलती है कि नेशनल जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड कह सकते हैं, सिटीजनशिप का कार्ड कह सकते हैं, वह सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है। या कह सकते हैं कि सरकार द्वारा एक सिटीजन का रजिस्टर बनाया जा सकता है कि यह व्यक्ति नागरिक है या नहीं है इसके संबंध में, और उसके संबंध में एक अधिकरण का गठन किया जा सकता है, एक अधिकरण बनाया जा सकता है, वह उसके संबंध में नियमावली जारी करेगा। तो धारा 14 ये बेसिकली इस बारे में बताती है। तो ये तो चीजें होगी सारी नागरिकता के बारे में, कौन नागरिक होगा। मैंने सभी जितने भी इस एक्ट में धाराएं ये बता दी, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, जो पंजीकरण वाला हो गया सेक्शन वो मैंने बता दिया है, धारा 3 वाला बता दिया, सभी चीजें बता दी। अब हम आते हैं बेसिकली प्रोसीजर के बारे में। एक कंफ्यूजन आपको होगी, वो मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगा। 7 साल वाली निवास वाली, और जो मैंने ये 14 में से 12 साल वाली बताई वो हो सकता आपको हो, लेकिन वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे जाते जाते। बाकी मैं अंत में क्लियर भी कर दूंगा। जो यहाँ पर मैंने बताई है अभी बता देता हूँ, यहाँ पर अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस धारा में उस धारा में बेसिकली अंतर क्या है, यहाँ पर अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए कोई व्यक्ति, यानी अगर अवैध प्रवास करके आए हैं तो भले ही वह 7 साल उसको निवास हो गया हो तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, उस धारा में जो बताई मैंने धारा 6A में 6B में, वहां पर जो अवैध प्रवासी वाला सेक्शन है वो बेसिकली एक तरीके से नहीं है, क्योंकि 5 साल कोई व्यक्ति हो गए जो माइनॉरिटी का स्टेटस यानी हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, उसके 5 साल से ज्यादा हो गए तो वह भारत का नागरिक मान लिया जाता है, तो उसमें अवैध प्रवासी वाला प्रोविजन नहीं है, और यहाँ पर अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए धारा 5 में। ठीक है, तो बेसिकली ये अंतर था। अब चलते हैं हम प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, प्रोसीजर क्या हुआ, एक बार मुझे लगता है थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ, और तब तक आप जो है टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पर मैं प्रोसीजर आपको थोड़ा सा बता दूंगा, थोड़ा सा क्या पूरा प्रोसीजर बता दूंगा। ठीक है, तो प्रोसीजर पर आते हैं। प्रोसीजर क्या है, देखिए प्रोसीजर के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है तो उसको जाना है इंडियन citizenship.nic.in पर, या कह सकते हैं आप CA ऐप है, CA ऐप 2019 है, वहां पर भी वो जा सकता है। एक तो इंडियन सिटीजनशिप हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पर जा सकता है इस वेबसाइट पर गवर्नमेंट की जो है, ये एक CA ऐप हो गया, वहां पर जा सकता है। और यहाँ पर दोनों पर जाकर उसको नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो है उसे फॉर्म भरना होगा, जो मैंने कैटेगरी बताई है वह अपने आप को देखेगा कि वह किस कैटेगरी में आता है, उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर कई फॉर्म है, तो वहां पर उसको इस संबंध में फॉर्म भरना होगा। अब वह फॉर्म भरेगा तो फॉर्म भरने के बाद जो जिला स्तरीय समिति है इसके संबंध में, उसके पास ये जानकारी जाएगी, जिला स्तरीय समिति उसको जो है बुलाएगी, उसको ईमेल करेगी कि आप आइए,
और अपने मूल दस्तावेज जो हैं वो लेकर आइए। जैसे कोई हिंदू है जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान से आया है और 31 दिसंबर 2014 से पहले आया है, तो यह एजेंसी जो जिला स्तरीय समिति ये बोलेगी कि आप अपने मूल दस्तावेज लेके आइए। मूल दस्तावेज वह व्यक्ति क्या क्या लेके आएगा, वह व्यक्ति अपना जो है उस टाइम का पासपोर्ट लेके आएगा, ठीक है, या कह सकते हैं कि वह ऐसा प्रूफ लेके आएगा जो है दिखाता हो कि उसने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था। वह कुछ भी हो सकता है, वीज़ा हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वह, या राशन कार्ड हो सकता है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, या पाकिस्तान के संबंधित स्कूल का उसका प्रमाण पत्र हो सकता है, कोई भी दस्तावेज हो सकता है। इसमें दस्तावेजों की एक लिस्ट दी हुई है। तो ये बेसिकली पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल का प्रमाण पत्र ये अहम है, ये दिए हुए हैं, तो उसको ये लेकर जाने होंगे, वहाँ पर सबमिट करने होंगे। अब दूसरी बात है कि उसको यह भी सबमिट दिखाना होगा कि हाँ मैं 31 दिसंबर 2014 से भारत में आ गया था, और उसको यहाँ पर रहने का प्रमाण भी देना होगा कि इतने वर्षों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जिला स्तरीय समिति क्या करेगी कि उसे शपथ दिलवाएगी, एक शपथ पत्र भी उसे देना होगा। और अनुसूची 2 के तहत जो शपथ पत्र है, जो नागरिकता अधिनियम है उसके तहत उसे शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र में बेसिकली ये होता है कि मैं जो भारत में विधि के द्वारा स्थापित भारत का संविधान है उसके प्रति निष्ठा रखूंगा, अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, और जो जो इसके संबंध में कानून है मैंने पढ़ लिया है, या जो जो एलिजिबिलिटी है मैं उनको पूरा करता हूँ, जो जो कानून के अधीन शर्तें दी गई उनको मैं पूरा करता हूँ, ये चीज़ें उसमें होती हैं शपथ पत्र में। उसको भरेगा, उसको साइन करेगा और फिर सबमिट करेगा। अब जिला स्तरीय समिति क्या करेगी कि यहाँ पर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी रिपोर्ट भी लेगी व्यक्ति के संबंध में कि बताइए आप इस व्यक्ति के संबंध में इसे भारतीय नागरिकता दी जाए या नहीं जाए। इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी रिपोर्ट देगी कि कहीं ये जासूस तो नहीं है, कहीं ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो भारत में भेजा है भारत की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो इस संबंध में जो है वह पूरी जांच होगी, पूरी प्रक्रिया होगी। उसके बाद जो है जिला स्तरीय समिति इसके संबंध में जो इसके ऊपर कमेटी होगी, एम्पावर्ड कमेटी होगी जिला स्तरीय समिति के ऊपर, उसको यह फाइल भेजेगी और फिर वह कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी नागरिकता के लिए प्रमाण पत्र देगी, सर्टिफिकेट देगी, या तो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा या उसको जो है बाई हैंड दे दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली नागरिकता लेने के संबंध में। ये किसी भी श्रेणी में हो सकता है, व्यक्ति अवैध प्रवासी हो सकता है, जो भारत का निवासी हो सकता है, किसी भी समझ। जैसे मैंने 7 साल वाली और 12 साल वाली बताई ही है, सरकार के विवेक का अधिकार पर भी है, सरकार इनमें कुछ छूट भी दे सकती है। जैसे कोई व्यक्ति है वह नोबेल विजेता है, उसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इस संबंध में उसके लिए सरकार ढिलाई दे सकती है। यानी साहित्य, कला या खेल के क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा जिसने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार क्यों छोड़ेगी, ठीक है। अगर वह चाहता है कि भारत की नागरिकता वह लेना चाहता है तो उसके संबंध में सरकार उसे अपने विवेक के आधार पर, अपनी जो है डिस्क्रेशन के आधार पर उसको कुछ छूट दे सकती है, और उस छूट के संबंध में जो है वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, उसको नागरिकता प्राप्त जो दी जा सकती है। तो ये था पूरा चक्कर, 360 डिग्री पूरा समझा दिया मैंने। और यूट्यूब पर आज तक ऐसा लेक्चर आपको नहीं मिलेगा जो प्रोसीजर के संबंध में बताता हूं, नागरिकता के मोल से लेकर और उसकी पूरी प्रक्रिया, पूरे चक्कर को समझाता हूं, ठीक है। मैंने पहले नागरिकता के मूल को लेकर पूरा चक्कर समझा दिया है, क्या नागरिकता होती है, कैसे प्राप्त होती है, किन किन को मिलेगी। और अगर आप बेयर एक्ट से इन चीज़ों को पढ़ोगे तो बहुत ही जटिल भाषा है। बेयर एक्ट में ज़्यादा इसके लिए पेज नहीं, 13-14 पेज ही है, 13 पेज का ही बेयर एक्ट, 13-14 पेज की, लेकिन भाषा बहुत जटिल है, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कह सकते हैं आप। अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट तो आप समझ जाएंगे कि एक चीज़ की सभी पॉसिबिलिटी लेकर बेयर एक्ट में लिखते हैं, ताकि कोई कानूनी पेच निकालकर, कोई कानूनी दाव निकालकर बच ना निकले और गलत तरीके से भारत की नागरिकता अर्जित ना कर ले। इस संबंध में पूरी सावधानी उसमें बरती गई है, तो इसलिए उसको थोड़ा जटिल भी बनाया गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए जिनसे आप दिल से मोहब्बत करते हैं और जिन्हें चाहते हैं कि आप इस के बारे में जानकारी हो। अगर कोई उनसे पूछे तो उसके बारे में उन्हें जानकारी हो, और आप चाहते हैं कि आपके साथ ही वो भी सशक्त हो, वो भी मजबूत हों, कानूनी रूप से उनको भी अच्छी नॉलेज हो, तो उनके साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि आप आगे की वीडियो अपडेट मिस ना करें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का या व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप चैनल का, दोनों के डिस्क्रिप्शन, दोनों के लिंक मैंने दे रखे, उनमें से आप किसी को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि यूट्यूब कई बार जो है आपके पास बेल नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, उसके कई कारण है, उसका एल्गोरिदम अपने आप काम करता है। तो
अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी अपडेट मेरे चैनल की मिस ना करें तो इन दोनों चैनल में से कोई भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। उन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए एक अच्छा सा, अगर आपको अच्छा लगा है कि हाँ बहुत मज़ा आया पढ़कर, बहुत चीज़ें समझ में आई है, ठीक है। तो फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।